दोस्तों, बायोलॉजिकल दहशत गर्दी का मकसद मुख्तलिफ जरासीम, बैक्टीरिया और वायरस के ज़रिए माशरे में खौफ व हरास पैदा करना है। इसी तरह इन बायोलॉजिकल हथियारों के ज़रिए अवाम, हुकूमत और अफवाज को सियासी या माशी तौर पर नुकसान पहुँचाने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल वार मेडिकल साइंस का एक ऐसा घिनौना इस्तेमाल है जिसने आज सेहत आमा, दहशत गर्दी और बैनुल अक़वामी क़वानीन से मुतल्लिक बहुत अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी तरह आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि तारीख़ में मुल्कों के आपस में जंग के हवाले से दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए किस तरह इन बायोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल होता रहा है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इस बायोलॉजिकल दहशत गर्दी के अव्वलीन आसार हमें 14वीं कबल मसीह के हिटाइट सिविलाइजेशन से मिलते हैं, जो कि मौजूदा तुर्की की एक ताकतवर तरीन रियासत थी। यहाँ के अफवाज ने दुश्मन के इलाकों में अपने ताउन ज़दा जंगजू भेजे ताकि वहाँ ताउन की बीमारी फैलाई जा सके। इसी तरह 4वीं सदी कबल मसीह का यूनानी मौरिख हेरोडोटस बयान करता है कि यूनानी सिपाही अपने तीर जहरीले सांपों के जहर और इंसानी खून के मिले हुए सॉल्यूशन में डुबोकर इस्तेमाल करते थे। और आज मौजूदा साइंसी तजुर्बात भी ये साबित करते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन इंसानी जिस्म में जहर और कई ख़तरनाक जरासीम फैलाने का बायस बनता है, क्योंकि माहिरीन ने उस ज़माने कदीम में तीरों पर मुख्तलिफ जानवरों और पौधों से निकाले गए जहर का इस्तेमाल दरियाफ्त किया है। और जबकि सन 1437 की एक दस्तावेज में इटली में तीरों के जरिए ताउन खिलाने का जिक्र भी मिलता है। इसी तरह 13वीं सदी में मंगोल अफवाज ने यूरोप पर हमले के दौरान इंसानी आबादी में ताउन ज़दा फुजला और बाक़ियात फेंकी। यूरोप की तारीख में सबसे ख़तरनाक ताउन, जिसे कि सियाह मौत, ब्लैक डेथ कहते हैं, इसके बारे में हतमी तौर पर कहना कि ये कुदरती थी या मसनूई मुमकिन नहीं है। इसी तरह अगर 15वीं सदी की बात की जाए, उसी दौरान मगरबी अक़वाम के दरमियान जंगों में चीचक को यानी कि स्मॉल पॉक्स को बायोलॉजिकल हथियारों के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पर यूरोपी लोगों की तरफ से कदीम अमरीकी मकामी बशिंदों नेटिव्स अमेरिकन में ऐसे कंबल तकसीम किए गए जो कि यूरोप के हस्पतालों में स्मॉल पॉक्स के मरीजों के ज़ेरे इस्तेमाल थे, जिसका मकसद इस चीचक की बीमारी को तंदुरुस्त आबादी में फैलाना था। और इस वहशियाना अमल के नतीजे में करोड़ों मुकामी लोग हलाक हुए। इसी तरह अगर 19वीं सदी की बात की जाए तो 19वीं सदी के आखिर में जदीद माइक्रोबायोलॉजी की इब्तिदा हुई, जिससे इन बायोलॉजिकल हथियारों को समझने में ज़्यादा आसानी होती है। इसी तरह उस दौर में लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच ने अपने साइंसी तजुर्बात के ज़रिए इन जरासीमों को समझने और इनकी कसीर तादाद को फैलाने में ज़्यादा राह हमवार की है। और इन्हीं साइंसी तजुर्बात ने 20वीं सदी में जरासीमों के ज़रिए बायोलॉजिकल हमलों में आसानी पैदा की है, क्योंकि लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच के साइंसी तजुर्बात से जहां बीमारियों की रोकथाम में मदद मिली है, वहीं दूसरी तरफ जंगों में इन बीमारियों को वसीह पैमाने पर फैलाने में राह हमवार भी हुई है। तारीख़ी दस्तावेज़ात इस हकीकत की निशानदही कर चुकी है कि जंग अज़ीम अव्वल के दौरान जर्मनी और फ्रांस ने इन बायोलॉजिकल हथियारों के तजुर्बात शुरू किए। इन तजुर्बात के नतीजे में होने वाले नुकसानात से बचने के लिए 1925 में जनेवा मुआहिदा तय पाया, जिसके तहत बायोलॉजिकल हथियारों के इस्तेमाल को ममनूह करार दिया गया, मगर उसके दूसरी तरफ इन पर तहकीक करने और इनकी पैदावार की इजाज़त भी दे दी गई। फ्रांस, बरतानिया, इटली, कनाडा, बेल्जियम, पोलैंड और रूस ने इस मुआहदे की पासदारी करते हुए बायोलॉजिकल हथियारों की तहकीक और पैदावार जारी रखी, जबकि अमेरिका ने 1975 तक इस मुआहदे की तौसीक ही नहीं की। जंग अज़ीम अव्वल में जर्मन फौज ने जो जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया, उससे मुतासिर होकर जापान ने 1932 में इन बायोलॉजिकल हथियारों का प्रोग्राम कायम किया और उसी नतीजे में जंगी कैदियों पर बेशुमार तजुर्बात किए गए, जिनमें जिंदा इंसानों का ऑपरेशन और इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ जरासीम दाखिल करके उनके असरात देखना शामिल थे। और इन तजुर्बात में कैदियों के जिस्म में हैजा, चीचक, ताउन, इंथ्राक्स जैसी बीमारियों के जरासीम
داخل کیے گئے اور ان کو بغیر علاج کے شدید جسمانی اذیت میں رکھا گیا تاکہ ان بیماریوں کے اثرات کا جائزہ لیا جا سکے۔ اسی طرح جاپانی فوج نے چین کے ساتھ جنگ کے دوران خوراک، پانی اور کپڑوں کے ذریعے بایولوجیکل ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ جاپانی فوج نے ایسے ہی ہتھیار روس کے خلاف بھی استعمال کیے تاکہ دشمن افواج اور شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا جا سکے۔ امریکہ نے 1942 میں میری لینڈ کے مقام پر بایولوجیکل ہتھیاروں کی تجربہ گاہ تعمیر کی اور اسی دوران ان بایولوجیکل ہتھیاروں کے کچھ نمونے روسی جاسوسوں کے ہاتھ بھی لگ گئے، جس نے روس کو بھی اسی میدان میں اتار دیا۔ روس اور امریکہ ایک دوسرے پر بایولوجیکل ہتھیاروں کے استعمال کے الزامات لگاتے رہے، جن کو محض پروپیگنڈا سمجھا گیا۔ جنیوا معاہدہ 1925 کے غیر مؤثر ہونے کے بعد عالمی ادارہ صحت WHO کے دباؤ کے تحت 1972 میں امریکہ، برطانیہ اور روس سمیت دنیا کے 100 سے زائد ممالک نے ان بایولوجیکل ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے معاہدے پر دستخط کیے۔ عراقی صدر صدام حسین کے دور میں عراق میں بایولوجیکل ہتھیاروں کو بنانے کے لیے پروگرام کا آغاز ہوا، مگر عراق نے خلیج کی جنگ 1990 سے 1991 کے دور میں ایسے ہتھیار استعمال کرنے سے گریز کیا۔ اپریل 1979 میں روس کے ایک قصبے میں انتھراکس کی وبا پھیلی۔ اسی طرح 1984 میں گرو رجنیش کے پیروکاروں نے امریکی ریاست اوریگون میں کئی ہوٹلوں کے سلاد میں کچھ بایولوجیکل جراثیموں والا مواد شامل کیا، جس سے 751 افراد متاثر ہوئے۔ مارچ 1995 میں ایک جاپانی مذہبی گروہ اوم شنریو کے کارندوں نے ٹوکیو میٹرو پہ سارین گیس سے حملہ کیا، جن سے سینکڑوں لوگ متاثر ہوئے۔ 9/11 کے ایک ہفتے بعد 18 ستمبر 2001 کو کئی امریکی باشندوں اور میڈیا کے اہم شخصیات کو انتھراکس کے جراثیموں والے خطوط موصول ہوئے، جن سے 5 افراد ہلاک اور 17 افراد بیمار ہوئے۔ اور جب ان تمام خطوط کی تحقیقات کی گئی تو ان کا سراغ امریکی فوج کے فورٹ ڈیٹرک میں موجود ایک بایولوجیکل لیبارٹری میں ملا، مگر اصل ذمہ دار کی نشاندہی نہ ہو سکی۔ اسی طرح ان تمام حقائق اور واقعات کے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان بایولوجیکل ہتھیاروں سے دنیا کے تمام ممالک اور ان میں موجود اربوں انسانوں کی زندگی کے لیے شدید خطرہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھا جائے اور ان تمام بایولوجیکل حملوں کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے مشترکہ اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ اور آخر میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ تمام مواد ونسنٹ بیرس اور گلبرٹ گیریب کے ریسرچ پیپر ہسٹری آف بایولوجیکل وارفیئر اینڈ بایو ٹیررزم سے لیا گیا ہے، اور اس تمام مواد کی تحقیقات اور مزید رہنمائی آپ اس پیپر سے لے سکتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں مزید بتاتا چلوں کہ ونسنٹ بیریس سوئٹزرلینڈ کی یونیورسٹی آف لوسین میں انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری آف میڈیسن اینڈ پبلک ہیلتھ میں محقق ہیں، جبکہ گلبرٹ گیریب اسی یونیورسٹی میں پروفیسر کے عہدے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔